हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। 30 नवंबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर लेकर के मैं आया हूँ। आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको कोई और एनालिसिस या द हिंदू न्यूज़पेपर भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आप मेरे वीडियो के साथ अपने नोट्स बना लें, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको हमारे दूसरे चैनल्स, जो हमारा मोटिवेशनल चैनल है सोशल हीलर्स और यूपीएससी विद शुभम, जिसमें मैं बहुत अच्छे कंटेंट की बात भी सोच रहा हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर को। सबसे पहले बैक ऑफ द पेज हम आएंगे। हालांकि फ्रंट पेज की भी न्यूज़ अच्छी है, लेकिन पहले हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर ऊपर की तरफ आएंगे। ठीक है ना। एंड देन विल रिवाइज। लाइक ज़रूर करिएगा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। तो जो लास्ट पेज में सबसे पहली न्यूज़ है, आपको दिख रहा होगा एक फोटोग्राफ दिख रही होगी। देखो मैं क्यों बताता हूँ क्यों हमारा एनालिसिस डिफरेंट रहता है, क्योंकि अब देखो इस फोटो पे कोई ध्यान नहीं देगा, बट इस फोटो के नीचे जब आप पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे एक आपको कैनरी आइलैंड आर्कीपेलागो लिखा हुआ दिखेगा। कैनरी आइलैंड आर्कीपेलागो। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या है, कहाँ पर है लोकेशन, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो कैनरी आइलैंड आर्कीपेलागो जो है, इट्स आर्कीपेलागो ऑफ 8 मेन आइलैंड्स। इसमें 8 आइलैंड्स हैं। आर्कीपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो 8 मेन आइलैंड्स हैं एंड दे आर लोकेटेड इन द अटलांटिक ओशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले कैनरी आइलैंड आर्कीपेलागो कहाँ लोकेटेड है? अटलांटिक ओशन में। एंड इट इज़ ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। इनफैक्ट जब आप एक कैनरी करंट भी वहाँ से फ्लो करता है। कैनरी करंट इज़ अ कोल्ड करंट। अगर आपने देखा नहीं तो नहीं लिखा है तो लिख लो, कैनरी करंट इज़ अ कोल्ड करंट। वहाँ से वही फ्लो करता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का। एंड ये जो कैनरी आइलैंड्स हैं आर्कीपेलागो हैं, दे आर ऑटोनॉमस कम्युनिटी ऑफ स्पेन। ठीक है ना। दे आर ऑटोनॉमस कम्युनिटी ऑफ स्पेन। एंड यहाँ पे 2 प्रोविंसेस हैं, लास पेलमास एंड सेंटा क्रूज डी टेनरीफे। तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस पार्ट, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी जो न्यूज़ है वो है ओली ऑन अ BRI टाइट रोप एज ही हेड्स टू चाइना विद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एट स्टेक। अब देखो क्या है, जो यहाँ पे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं ओली, उनकी विजिट अभी है चाइना में। अब दिक्कत ये कि उनके यहाँ जो इस बार उनकी गवर्नमेंट बनी, कोलिशन से बनी है, तो कोलिशन में एक जो पार्ट है वो अगेंस्ट है BRI के, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के। दूसरा पार्ट फेवर में है BRI के। तो एक तो पॉलिटिकल टाइट रोप ये हो गया कि क्या करें, है ना, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि कोलिशन में ही है। नेक्स्ट जो है उनका ये कहना है कि भाई BRI का पार्ट तो नेपाल 2017 से है और पहले 34 प्रोजेक्ट होने थे, लेकिन हुए केवल 9, है ना। एंड बाकी प्रोजेक्ट्स हुए नहीं, और जो 9 हुए उसमें भी वो कंप्लीशन की ओर नहीं है। दैट इज़ द बिग क्वेश्चन कि जब ये इसी में आपकी प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं है, तो व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? क्या आप और उसको आगे बढ़ाना चाहोगे या नहीं? तीसरा, यहाँ पे 2 फैक्ट बहुत अच्छे टर्म यूज़ किए हैं, आप सबको पता होने चाहिए, आंसर राइटिंग में बहुत इंप्रूव करेगा। एक है वाइट एलिफेंट। देखो लिखा है ना, इट रिस्क्स बिकमिंग अ वाइट एलिफेंट। अब देखो क्या किसकी बात कर रहा है, ये पोखरा एयरपोर्ट की बात कर रहा है। पोखरा एयरपोर्ट नेपाल में बना, $26 बिलियन के लोन असिस्टेंस से बना, चाइना के $26 बिलियन के लोन असिस्टेंस से। अब यहाँ पे कोई भी कमर्शियल फ्लाइट या कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर रही है। जनवरी लास्ट ईयर इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तब से आज तक कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट या कोई भी कमर्शियल फ्लाइट यहाँ पे नहीं उड़ी। अब आप सोचो, $26 बिलियन के खर्चे से आपने एयरपोर्ट बनाया, वहाँ एक भी कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं बन रही। तो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज रिटन कि इट रिस्क्स बिकमिंग अ वाइट एलिफेंट। जब हम किसी चीज को वाइट एलिफेंट बोलते हैं ना, इसका मतलब ये कि वो बहुत महंगी बनी लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं निकला, है ना। इट वाज मतलब बहुत ज़्यादा महंगी बनी लेकिन इसमें जो आउटपुट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। ठीक है। तो दैट इज द बिग थिंग, वाइट एलिफेंट आप यूज जरूर करेंगे। अगला यहाँ पे देखो लिखा है युगांडा लैंडस्लाइड टोल हिट्स 20 मेनी पर्सन्स मिसिंग। यहाँ पे थोड़ा सा हम युगांडा के मैप के बारे में आपको दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू द मैप ऑफ युगांडा। तो ये बीच में जो येलोइश पोर्शन है आपको दिख रहा होगा, दैट इज युगांडा। कैपिटल कंपाला इज देयर। बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करूँ तो नॉर्थ में साउथ सुडान को बॉर्डर करती है, देन आपका ईस्टर्न पार्ट में केन्या को बॉर्डर करती है, तंजानिया को बॉर्डर करती है ये, एंड रुवांडा को बॉर्डर करती है, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को बॉर्डर करती है। तो ये 5 कंट्रीज हो गई, साउथ सुडान हो गई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रुवांडा की कैपिटल किगाली है, चौथी कंट्री है तंजानिया, एंड 5th कंट्री है कीनिया। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब वाटर बॉडीज अगर देखो तो लेक विक्टोरिया को टच करता है, लेक विक्टोरिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। देन इसके अंदर लेक जॉर्ज, लेक अल्बर्ट, ये इसके अंदर ही आती है, मतलब युगांडा के अंदर पार्ट आता है। कौन कौन सा? लेक अल्बर्ट का, लेक जॉर्ज का, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड लेक क्योगा भी इंपॉर्टेंट लेक है, तो लेक क्योगा भी आप याद रखेगा, लेक क्योगा इज ऑल्सो देयर। लेक बिसिना इज देयर, है ना, ये अंदर ही आते हैं।
युगांडा की कुछ इंपॉर्टेंट जगह जैसे मबाले है, मासिंदी है, जिंजा है, कंपाला तो है ही, कंपाला कैपिटल ही है, कबाले है, मसाका है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। लेक एडवर्ड, एक लेक एडवर्ड भी है, याद रखिएगा। तो बहुत सारी लेक्स हैं यहाँ पे, तो लेक एडवर्ड, लेक जॉर्ज, लेक एल्बर्ट, लेक बिसिना, लेक क्योगा। तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर, ठीक है ना। तो ये अगले न्यूज़ के लिए मैंने इसको ओपन कर लिया, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक और न्यूज़ आई थी अलिप्पो के बारे में, तो बस ये लोकेशन ही पूछ सकता है आपसे। तो सीरिया में है अलिप्पो, दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। मैच द कॉलम में आएगा ये क्वेश्चन, यूपीएससी जब पूछेगा ना तो मैच द कॉलम में पूछेगा कि अलिप्पो कहाँ पर है, दिस एंड दैट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो लिखा है ईरान टू एनरिच यूरेनियम। IAEA का कहना है कि ईरान जो है वो एनरिच करेगा यूरेनियम को। मैंने यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में पहले ही बताया था कि यूरेनियम जो होता है 235 और 238 दो फॉर्म है ना। 238 जब ओरिजिनल आपको नेचुरल यूरेनियम मिलता है तो उसमें केवल 0.1% आपको यूरेनियम 235 मिलता है। एक्चुअली में यूरेनियम 235 ही है जो कि बढ़ाया जाता है एनरिचमेंट के टाइम पे, ठीक है ना। तो अगर यूरेनियम 235 की मात्रा अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये फिजाइल मटेरियल होता है ना, फिजाइल मटेरियल होता है। अब देखो एनरिचमेंट भी दो तरीके का होता है, एक होता है वेपन ग्रेड और एक होता है आपका फ्यूल ग्रेड, है ना। मतलब एक तो आप वेपन बनाने के लिए जब एनरिच कर रहे हो, दूसरा आप जब उसको न्यूक्लियर पावर के लिए यूज़ कर रहे हो। तो वेपन ग्रेड के लिए एनरिचमेंट कम से कम 90% का होना चाहिए, मतलब कम से कम 90% उसमें यूरेनियम 235 होना चाहिए, तो वेपन ग्रेड बन जाता है, ठीक है। और 3 से 7% के बीच में अगर है तो वो फिर आपका फ्यूल ग्रेड बन जाता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आपको एनरिचमेंट भी पता चल गया, एनरिचमेंट की क्वांटिटी भी पता चल गई, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में आपको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ बढ़ सकते हैं। जो मैं स्किप कर रहा हूँ आप भी स्किप कर दीजिए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो दो एडिटोरियल हैं, लेकिन एक आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ONOS, ONOS क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो मैंने यहाँ पे इंडिया टुडे को एक रेफरेंस बनाया है, लेट मी ओपन दैट। डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट ओपनिंग। ओके, सो आप देख पा रहे होंगे अब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आप देखो व्हाट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो इट हैज़ बीन लॉन्च्ड विद द गोल ऑफ ग्रांटिंग कंट्री वाइड एक्सेस टू इंटरनेशनल स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स। मतलब जो इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल्स हैं और जर्नल्स हैं उनका एक ही सब्सक्रिप्शन में एक्सेस आपको मिल जाएगा। किसको मिलेगा? स्टूडेंट्स, फैकल्टी, रिसर्चर्स एट द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विच आर मैनेज्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब पब्लिकली फंडेड जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सेंट्रल के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद करने के लिए उनके रिसर्चर्स को, उनके स्टूडेंट्स को, उनके प्रोफेसर्स को, फैकल्टी को, स्टूडेंट को, इन सबको ये सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं वो मिल जाएंगे। अगर आपको एक्सेस करना है तो 1 जनवरी 2025 से ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसका जो सब्सक्रिप्शन मैनेजर है वो है इनफ्लिबनेट, याद रखिएगा इनफ्लिबनेट इसको मैनेज कर रहा है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा द प्लेटफॉर्म विल ऑपरेट इंटायरली डिजिटली, डिजिटल ये पूरा प्लेटफॉर्म रहेगा, है ना। स्टेट गवर्नमेंट आर इंकरेज टू प्रमोट इट्स यूसेज। ऑब्वियस सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी प्रमोट किया जा रहा है कि आप भी इसका यूज़ बढ़ाएं। पीपल कैसे बेनिफिट करेंगे? तो ऑब्वियसली लगभग 1.8 करोड़ इंडिविजुअल्स को ये मदद करेगा, जिसमें स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्चर, साइंटिस्ट ये सब इंक्लूडेड हैं, स्पेशली इन द Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। एंड इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं वो आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। स्कीम इंक्लूड्स नियरली 13,000 ई जर्नल्स फ्रॉम 30 लीडिंग इंटरनेशनल पब्लिशर्स। 30 पब्लिशर्स के लगभग 13,000 जर्नल्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। पब्लिशर्स जैसे कि एल्सवियर है, स्प्रिंगर नेचर है, वाइली ब्लैकवेल है, टेलर एंड फ्रांसिस हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जर्नल्स इसमें मिल सकती हैं। हु विल ओवरसी ONOS? कौन इसको ओवरसी कर रहा है, रेगुलेटर कौन इंडिया में? तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है उसको मॉनिटर करेगा एंड पीरियडिकली एक्सेस करेगा ONOS के उसको यूसेज को, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ONOS, आपको समझ में आ गया होगा। इंडिया नीड्स टू शेयर द कॉन्ट्रासेप्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये आर्टिकल सिंपल सा इसके ऊपर है कि जो 1952 में इंडिया ने स्टार्ट किया था नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, जिसका एम ये था कि
ऑब्वियसली बात है, पहले तो इसका एम ये था कि आपको मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करना है। अब बाद में इसका धीरे धीरे एम आ गया कि भैया स्टेबलाइज करनी है पॉपुलेशन को, ठीक है ना। अभी अगर हम 1966 से 1970 के टाइम की बात करें तो 80% जितने स्टरलाइजेशन थे देवर वैसेक्टॉमीज, ठीक है ना। लेकिन ये वैसेक्टॉमी जो है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होती है, मतलब वैसेक्टॉमी मतलब मेल जब आप स्टरलाइजेशन कर ले, स्टरलाइजेशन करते हैं मतलब नसबंदी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ताकि आगे बच्चे ना हो, ठीक है ना। अगर अगर प्रेजेंट में देखो तो वैसेक्टॉमी परसेंटेज हैज़ डिक्रीज एंड इट हैज़ रिमेन्ड कांस्टेंट। दिक्कत क्या है कि इसमें ज़्यादा बर्डन जो होता है वो किसके ऊपर पड़ता है, वो महिलाओं के ऊपर पड़ता है। द फीमेल्स आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ दिस, है ना। एंड इस कारण से ये एक तरीके का जेंडर डिस्पैरिटी इशू अगेन हो जाता है, ठीक है ना। देयर आर मेनी रीजंस वाई मेल जो हैं वो नहीं कराते हैं वैसेक्टॉमी, विद मेनी रीजंस, वेरियस स्टिग्मास आर देयर, है ना, टैबूज आर देयर, बट दिस पुट्स अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द फीमेल, है ना। वुमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। इसके अलावा आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 भी पता होगा हमारे इंडिया का, हमारे वर्ल्ड का, कि जेंडर इक्वलिटी करनी है, एम्पावरमेंट ऑफ ऑल द वुमेन एंड गर्ल्स बाय 2030, है ना। तो जेंडर इक्वलिटी के ऊपर है गोल नंबर 5, वो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, एम्पावरमेंट ऑफ ऑल द वुमेन एंड गर्ल्स बाय 2030, ठीक है। एंड इसके अलावा ऑथर ने कहा कि इन वन अटेम्प्ट टू ब्रिज द गैप द वर्ल्ड ओवरसीज वैसेक्टॉमी डे एंड थर्ड फ्राइडे ऑफ नवंबर के तीसरे फ्राइडे में वैसेक्टॉमी डे मनाया जाता है। बट ये सब जो चीज़ें हैं, वैसेक्टॉमी फोर्टनाइट, वैसेक्टॉमी डे, इन सब का इतना ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट नहीं रहा है ना। ऑथर ने यहाँ पे सजेशंस दिए जैसे कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसको स्टार्ट करो, लोगों को अवेयरनेस देना शुरू करो। सिर्फ और सिर्फ आप सोच रहे हो कि आप उनको मॉनेटरी बेनिफिट दे दोगे तो काम हो जाएगा, तो नहीं। मॉनेटरी बेनिफिट के साथ साथ आपको उसको लोगों तक इन्फॉर्मेशन ही पहुंचानी पड़ेगी, उसके एसोसिएटेड जो डिसबिलीव्स हैं उनको दूर करना पड़ेगा, है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एंड वुमेन्स को भी आपको, अगर वुमेन कर रहे हैं तो वुमेन के लिए भी आपको जैसे कैश इनिशिएटिव स्कीम्स है उनके बारे में उनको बताइए, ठीक है। सेंसिटाइज करिए लोगों को, मेन है जेंडर सेंसिटाइजेशन, मेन है आपको इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस, मेन है अगर आपको कोई देनी है तो एजुकेशन के थ्रू आप दीजिए, है ना। एंड आपको कैश इंसेंटिव भी बढ़ाना पड़ेगा, कैश इंसेंटिव भी अगर आप बढ़ा सके तो दैट इज़ गुड। तो ये सारे सोल्यूशंस यहाँ पे ऑथर ने लिखे हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा है वी विल नॉट अलाउ टंगस्टन माइनिंग एट हेरिटेज साइट। अब ये तमिलनाडु की बात चल रही है। एक्चुअली हुआ क्या, गवर्नमेंट ने एक टंगस्टन माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है किसी प्राइवेट कंपनी को इन द मदुरई डिस्ट्रिक्ट। मदुरई डिस्ट्रिक्ट जो कि है वहाँ पे आपको पता होगा इट्स अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट वहाँ पे लोकेटेड है एंड माइनिंग एरिया के पास। उसको हम जैसे यहाँ पे एक जगह है अरित्तपत्ती, अरित्तपत्ती इज अ नोटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट एंड इट इज़ वेरी फेमस फॉर आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे अगर आप ये टंगस्टन माइनिंग और ये सब कराते हैं तो दैट विल डेफिनेटली इफेक्ट है। यही चीज़ वहाँ पे वहाँ के सीएम ने कही है कि आप नेक्स्ट टाइम जब माइनिंग का इस तरह से आप एलोकेट करें तो आप स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़रूर डिस्कशन में रखें। यहाँ पे एक्चुअली क्रिटिकल मिनरल है टंगस्टन, तो मैं आपको लिस्ट बता दूं। 30 क्रिटिकल मिनरल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। तो मैं आपको बता दूं वो लिस्ट क्या है। एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कैडमियम, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफ्नियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, फॉस्फोरस, प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स, पोटैश, रेयर अर्थ एलिमेंट, रीनियम, सेलिनियम, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्जियम, टैंटेलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जिरकोनियम। देखो मैं रोज ही लगभग ये लिस्ट आपको बताता हूँ एक बार, इसलिए बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, याद रहे, ताकि क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे बिल्कुल आपके दिमाग में रिवर्बरेट करेगा ये चीज़। इसरो सेज 2 गगनयात्रीज फिनिश्ड इनिशियल ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए, आपको मैंने पहले भी न्यूज़ बताई थी कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट है शुभांशु शुक्ला, है ना, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालकृष्णन नायर, दे हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द अपकमिंग एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम 4 मिशन याद रखेगा, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने का मिशन है जहाँ पे इंडिया के भी सेलेक्ट हुए हैं। एंड शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर, दे आर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग नाउ, है ना। फेज़ 1 की ट्रेनिंग हो चुकी है, इनिशियल फेज़ की अब और बची है। लेकिन एक्सियोम 4 याद रखिएगा, एक्सियोम 4 इज़ अ जॉइंट मिशन। अब ये केवल इंडिया और इसरो का नहीं है, ऐसा आप मत समझना। पेपर में हमारे निकलता है, जैसे न्यूज़पेपर्स में इंडिया का लिखा रहता है, तो ऐसा नहीं कि एक्सियोम मिशन में केवल इंडियंस जाएंगे, नहीं। एक्सियोम मिशन में पॉलिश एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे, बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के एस्ट्रोनॉट भी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया का मिशन है, बट याद रखिएगा इंडिया के भी हैं। और ये इसरो के नासा के साथ इसरो का जॉइंट मिशन है जिसमें एक्सियोम
Axiom 4 में वेयर आवर एस्ट्रोनॉट्स विल लिव फॉर 14 days इन द स्पेस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। Axiom 4 आगे मूव करते, देखते और क्या इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी ड्राफ्ट ओवरलुक्ड की इशूज़। अब यहाँ पे ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के लिए डिस्कशन चल रहा है। मैंने आपको बताया था निगोशिएशंस कमेटी का, INC का चल रहा है। तो ये कहाँ चल रहा है? बुसान में चल रहा है। बुसान कहाँ पर है? साउथ कोरिया में। पहली चीज़ अब बता दूँ आपको कि 67 कंट्री, उसका एक ड्राफ्ट भी बनाया गया था अभी, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का ड्राफ्ट बनाया गया 5 दिन में। तो उसमें 67 कंट्री, 67 कंट्रीज जिसमें यूरोपियन यूनियन मिला हुआ है, प्लस कोलिशन ऑफ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। याद रखिएगा, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज का जो कोलिशन है उसको हम क्या बोलते हैं? हाई एम्बिशन कोलिशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाई एम्बिशन कोलिशन क्या है, तो इट्स अ कोलिशन ऑफ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, ठीक है ना। जैसे पनामा और ये सब चीज़ें हो गई, है ना। ये तुवालू वालू हो गई, पैसिफिक आइलैंड है। तो कोलिशन ऑफ पैसिफिक आइलैंड कंट्री, पनामा नहीं है, तो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो कोलिशन ऑफ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज जो हो गई, उनको क्या बोलते हैं? हाई एम्बिशन कोलिशन बोलते हैं, हाई एम्बिशन कोलिशन बोलते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये ट्रीटी बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रोडक्शन को तो लिमिट करने की बात की ही नहीं है, ठीक है। ट्रेड और प्रोडक्शन को लिमिट करने के बाद आप प्लास्टिक्स में नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या कर रहे हो? हालांकि इंडिया, मैं बताता हूँ, इंडिया ने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। इंडिया, सऊदी एंड चाइना का ये कहना है कि भाई ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है, जो पॉलीमर्स हैं या प्लास्टिक है वो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, पॉलीमर्स आर इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ प्लास्टिक, है ना। इट्स अ मेजर इंडस्ट्री। इसके अलावा और आपको बता दूँ कि ऑथर ने ये भी कहा, इंडिया ने ये भी कहा कि भाई ऐसे टर्म्स का यूज़ मत करो जो कि ऑलरेडी दूसरी ट्रीटीज़ में कवर्ड है। जैसे कि आप केमिकल्स की बात कर रहे हैं, केमिकल्स और ये सब हैजार्डस वेस्ट ऑलरेडी रॉटरडैम, बेसल, स्टॉकहोम कन्वेंशन में कवर्ड है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, रॉटरडैम कन्वेंशन जो है, इट इज़ ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है हैजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स का, उसमें प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करता है, ठीक है ना। दूसरा जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन एम करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, POPs के यूज़ को रोकने के लिए है, ठीक है ना। हैजार्डस केमिकल्स ही होते हैं POPs भी, तो उसको रोकता है। एंड बेसल कन्वेंशन जो है, इट इज़ एन 1989 ट्रीटी जो कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल को रोकता है, ठीक है। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, तीनों के ना आप वो टर्म्स याद रखिएगा, की टर्म्स है ना, क्वेश्चन आ सकता है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।